संसार में तीन चीजें, सत्य, मृत्यु और जंगल के राज, किसी का इंतजार नहीं करती। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी के पास के इलाके की है। यह क्षेत्र सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त की वो लाइन याद हो तो इस कहानी को समझने में देर नहीं लगेगी। मैं आरव और ये कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है। साल था 1996। हम मध्य प्रदेश में पिपरिया के पास एक छोटे से गांव मटुकली में रहते थे। सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका। कुछ जगहें तो ऐसी थीं जहां दिन के 12 बजे भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त की वो लाइन याद हो तो इस कहानी को समझने में देर नहीं लगेगी। मैं तब 16 साल का था, 10वीं क्लास का स्टूडेंट, और उस उम्र की सारी बेफिक्री और एडवेंचर का कीड़ा मेरे अंदर था। शाम के 4 बज रहे थे। दिवाली की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। दिवाली की वो चकाचौंध अब फीकी पड़ रही थी। मिट्टी के घरों पर लगी रंग बिरंगी लड़ियां बुझ चुकी थीं। हवा में पटाखों के बारूद और हल्की ठंड की मिलीजुली महक थी। मैं अपनी सांसों को काबू करते हुए, प्रणव, छुट्टियां खत्म, कल से फिर वही स्कूल का बोरिंग रूटीन। चल यार, आज कुछ एडवेंचर करते हैं। जंगल चले? हाँ यार। तू तो हमेशा की तरह डरपोक ही रहा, भूत प्रेत की कहानियों पे यकीन करता है। आज देखते हैं, कोई भूत मिला तो सबसे पहले तू ही भागेगा। हम गांव से बाहर निकल आए। बेच रहा था। प्रणव, रुकना, ये शमशान देख, अभी भी किसी की चिता जल रही है। यहाँ से अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्रणव, रुकना, ये श्मशान देख, अभी भी किसी की चिता जल रही है। यहाँ से अजीब सी फीलिंग आ रही है। अरे बाबा, तू 10वीं में है या केजी में? भूत तेरी मम्मी की कहानियों में होते हैं, यहाँ नहीं। चल, एक्साइटमेंट खत्म मत कर। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी। अब सिर्फ उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज थी। रात के करीब 7 बज चुके थे। हम इतना अंदर आ गए थे कि अब वापसी का रास्ता भी धुंधला लग रहा था। और तभी वो खामोशी टूटी। प्रणव, रास्ता कहाँ गया? हम भटक गए हैं। मुझे शांत रहे यार, पैनिक मत कर। वो रहा रास्ता, उधर था ना? हाँ चल, हम निकल जाएंगे, लेकिन शांत रहे यार, पैनिक मत कर। वो रहा रास्ता, उधर था ना? हाँ चल, हम निकल जाएंगे, लेकिन रोना मत शुरू कर देना बस। मैंने हड्डी चटकने जैसी आवाज तुम हो मेरे इलाके में क्यों
वो? आए हो। कोई बोला? आरव, सुना तूने? ये मजाक नहीं है, भाग! क्या था वो? कोई बोला? भगो यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम बहुत ही पैनिक हो गए थे। हम भागने के लिए मुड़े ही थे कि वो हमारे सामने था। वो शमशान वाली महक, जली हुई, सड़ी हुई, वो अब बहुत तेज हो गई थी। अचानक से कूदता हुआ एक विशालकाय फिगर, वो सफेद गाउन, सिर गायब, बॉडी से खून टपकता और जलने की स्मेल आ रही थी। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे बाहर आती है। उसने एक मैला सफेद कफन जैसा कुछ पहना। उसका सिर नहीं है, गर्दन के कटे हुए हिस्से से ताजा काला खून टपक रहा है। उसकी पूरी देह अजीब तरह से कांप रही है। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपनी गहरी गुर्राहट से हमें धमकी दी कि हमारा भी वही हश्र होगा जो उसका हुआ था। रुको मेहमानों, तुम्हें भी जलना है जैसे मुझे जलाया गया। आरव, भाग! मैं हिल नहीं पा रहा। अचानक जैसे किसी ने हमारे पैरों की जंजीरें खोल दी हों, हम पागलों की तरह भागे। दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस उस मौत से दूर भागना था। मैं बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन प्रणव मेरे साथ नहीं था। प्रणव! प्रणव! कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर उस मशालों की रोशनी की ओर भागता है। जाओ, जाओ यहां से। भाग जाओ, जाओ यहां से। आरव, मत छोड़ मुझे। लेकिन अगले ही पल प्रणव गायब हो गया। शायद किसी और रास्ते चला गया, ऐसा मैंने सोचा। रात के लगभग 9 बजे होंगे और मैं अब अकेला रोता हुआ दूर मशालों की रोशनी देखता हूं। वो गांव के लोग थे, रामू काका और कुछ और लोग। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा अब हम बच गए। लेकिन उनकी मशालों की रोशनी वो गर्म नहीं थी, ठंडी थी। और उनके चेहरे हमेशा आधे अंधेरे में रहते थे। बचाओ चाचा, जंगल में भूत! मेरा दोस्त प्रणव, मेरा दोस्त प्रणव, वो खो गया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, हम आ गए हैं। सागा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस जंगल के हर राज को जानता हो।
वे लोग जब चलते थे तो उनके पैरों की आवाज लगभग नहीं के बराबर होती थी। We move as one until the dawn. उन्होंने हमें प्रणव को ढूंढने में मदद की। और फिर वो मंजर मेरे सामने आया। वो अकेला नहीं था। ये हमारा शिकार है। तुम सब भी चलोगे। सब मशाले आगे करो। और जोर से हनुमान चालीसा का जाप करो। सब एक साथ हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। अजीब बात यह थी कि भूत मशाल की आग से जल नहीं रहे थे, बस उसकी रोशनी से पीछे हट रहे थे, जैसे ये किसी पुराने नाटक का हिस्सा हो। रामू काका ने एक मशाल भूत की ओर फेंकी। मशाल उसके शरीर के आर पार हो गई, लेकिन वो फिर भी चीखकर पीछे हट गया। भूत एक आखिरी चीख मारकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। हम फिर आएंगे। ये अंधेरा तुम्हारा इंतजार करेगा। रामू काका और बाकी लोग प्रणव की ओर भागते हैं। उसकी सांस चल रही थी। जिंदा हैं ये। सांसें चल रही हैं। चलो बाहर ले चलें, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तू बहुत बहादुर है बेटा, लेकिन कभी मत जाना अकेले। मैंने रोते हुए प्रणव का हाथ पकड़ा। मेरी सिसकियां निकल रही थी। डॉक्टर, वो भूत का भाई था क्या? प्रणव की जान को मैंने खतरे में डाला। सॉरी, ये सब मेरी वजह से। वो ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। रात के 10 बजे होंगे। मैं और कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर निकले। हमारा परिवार इंतजार में था। मेरी मम्मी पापा ने मुझे देखा। मैंने सारी कहानी रोते हुए बताया। हम सब प्रणव के हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम की तरफ भागे। बेटा, कहाँ था तू? हम तुझे ढूंढते रहे। प्रणव,
क्या हुआ? मेरा बेटा नहीं। प्रणव, जागो, बचाओ इसे, हौसला रखो। वो कोमा में है, लेकिन सांसें स्टेबल, शौक से। रिकवर होगा। आंटी, जंगल, भूत, प्रणव, बेहोश, सब मेरी गलती। अगले दिन प्रणव को होश आया, लेकिन वो कुछ बोल न सका। डॉक्टर ने कहा ये कोमा में है। सालों बाद मैं उस गांव वापस गया, रामू काका का शुक्रिया अदा करने। रामू काका का घर कहाँ है? आना गया। रामू, शांति और उनके बच्चे राजू मुनु, बेटा, तुम किनकी बात कर रहे हो? वो सब तो तुम्हारे जन्म से भी 10 साल पहले। क्या आप जानते हैं वे कहाँ हैं? रामू, शांति और उनके बच्चे राजू मुनु, बेटा, तुम किनकी बात कर रहे हो? वो सब तो तुम्हारे जन्म से भी 10 साल पहले। जंगल की आग में जलकर मर गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल की रखवाली करती हैं और कभी-कभी भटके हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाती हैं। मेरी आंखों में दशकों पुराना खौफ लौट आता है। मुझे याद आता है, मुझे मशाल की ठंडी रोशनी और जमीन पर न पड़ती हुई परछाइयां याद आती हैं और उनके पैरों की आवाज का न होना। वो भूत नहीं थे, वो परछाइयां थीं। एक तरह के भूतों ने हमें दूसरे तरह के भूतों से बचाया। पर क्यों? शायद वो कोई लड़ाई नहीं थी, वो जंगल का एक पुराना खेल था। और उस खेल को दुनिया को बताने के लिए जंगल हमेशा एक कहानी सुनाने वाले को जिंदा छोड़ देता है। मैं वो कहानी सुनाने वाला था। मैं रामू काका और उनकी परिवार की डेथ साइट पर जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करता हूँ। उस भूत को भूताचा भाऊ बुलाना मेरी भूल थी, क्योंकि उस जंगल में हर कोई किसी न किसी का भाई था। हार। क्या आप ऐसी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं जो एक रियल स्टोरी हो? तो भूताचा भाऊ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।